મજામાં ને? આગળના અભ્યાસમાં આપણે ગદ્ય 19 જીવની મહાકવિ કાલિદાસના જીવન પ્રસંગની વાત છે આપણે સમજવાની છે। રચયિતા એના છે નરપત બાહર અડવેચા। तो कालिदास का नाम तो हमने बहुत समय से सुन रखा है, उसके जीवन को भी थोड़ा जांचने का प्रयत्न करें। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बाहर अडवेचा MA की उपाधि प्राप्त की है। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में वह जुड़े हुए हैं। विशेष रुचि काज लेखन में है। संस्कृति के प्रभाव को समझने में यत्नशील भी रहे हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर, अपना परिवार छोड़ ऐसो आराम सब कुछ त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान कर दिया। वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियां आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 7 प्रसिद्ध महापुरुष का जीवन चरित्र जो है उसे आलेखित किया गया है। प्रस्तुत जीवनी जो है वो महाकवि कवि कालिदास में कालिदास का जन्म, उनका परिचय एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं जो है उनका विवरण आपने किया है। तो यह कृति जो है जीवनी प्रसंग जो है महाकवि कालिदास का, उन कृति से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी बच्चे को समझे बुद्धू मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि मौका मिलता है, समय मिलता है, अवसर मिलता है तो वह भी हीरे की तरह, हीरा जिस प्रकार चमकता है एक हीरा पत्थर के रूप में है, लेकिन जब वह ऐसे गाढ़ होता है उसको आकार, उसको सुंदर रूप दिया जाता है तो वह चमकने लगता है। उसी तरह बुद्धू न समझे उसे अवसर मिलने पर वह हीरे की तरह चमक उठता है, वो प्रकट हो जाता है। ऐसी बात एक संदेश की बहुत बड़ी बात है जो महाकवि कालिदास के जीवन की जो गाथा है, जो प्रसंग है, उनके द्वारा हमें उसे समझना है। कालिदास का जन्म जो है माना जाता है कि 1365 ईस्वी सन में हुआ और निधन जो 445 ईस्वी सन में हुआ था। और उसका जन्म उज्जैन, हाल का जो उज्जैन प्रदेश है वहां माना जाता है। जो राजा विक्रमादित्य थे उनकी वह नगरी थी जहां के वह राजा थे। उस काल के ऐसे 3री 4थी सदी के हुए तो कालिदास के जीवन को आगे समझे। कालिदास जो है वह संस्कृत भाषा के महाकवि के रूप में है। स्वयं कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, लेकिन हर्ष चरित्र का शुरू जो है उसमें कवि बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि कालिदास बाण कवि जो हुए उससे पहले के कवि हुए। याद रखना है आपको, कालिदास बाणभट्ट जो है बाण कवि हुए उसके पहले उनका होना था। एक स्थान है जहां पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में लिखा है कि विक्रम नाम का उल्लेख किया है। कालिदास ने अपने एक स्थान में लिखा है विक्रम। तो विक्रम नाम का उल्लेख करने पर वो कौन सा विक्रम है वो हमें प्रश्न होता है, लेकिन इस बात का अभी पूरा पता नहीं चला। लेकिन कुछ उन्हीं राजा विक्रमादित्य जो हो गए, राजा भोज जो हो गए, उनके समकालीन माना, उनके समय का माना और कितनी कथाओं का मान कर ऐसे राजा भोज और विक्रमादित्य राजा का कथाओं का नायक बनाया गया है इन ऐसे महाकवि कालिदास को। विभिन्न भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में, पहले और लोक कथाओं में उनकी विद्वता जो है, उनकी कविता जो है, उनके चमत्कारिक प्रसंगों जो है, उनका वर्णन भी हमें यहाँ पर मिलता है उनकी गाथा में। जन्म और परिचय हमें समझना है उनका। विद्वानों के मुताबिक कालिदास का जन्म 365
और निधन 445 ईस्वी सन में माना। कैलाश का जन्म स्थान जो है ठीक पता नहीं चलता, लेकिन विद्वानों के मुताबिक जो ऐसे 5वीं, 6वीं, 8वीं शताब्दी में हुए कोई का जन्म है उसे माना जाता है। परफेक्ट रूप में उसे ऐसे सिद्ध नहीं कर पाते, लेकिन विद्वानों के मतानुसार इन कैलाश का जन्म जो है वह उज्जैनी, वर्तमान हाल का उज्जैन प्रदेश जो है, उज्जैन विस्तार जो है वह माना जाता है। और मेघदूत एक रचना जो कालिदास की है उसमें स्वयं कालिदास जी ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय बताया। मेघदूत नाम की जो कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है उसमें उज्जैनी का उल्लेख किया गया है और विशेष दर्शनीय स्थान जो है, स्थल जो है, उनका निरूपण मेघदूत नाम की रचना में किया है। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध भी, मेघदूत मेघ यानी बादल और दूत यानी बादल को संदेश देने वाली बात जो है मेघदूत में ऐसे अनुरोध किया है बादल से। तो बात हम आगे उसकी जो रचना है उसमें समझे। उज्जैनी में उन दिनों में विक्रमादित्य राजा जो है उनका राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी, सब प्रकार से सुखी संपन्न उज्जैनी प्रजा थी। साहित्य कला की उन्नति जो है, साहित्य कला जो है, कला में सर्वश्रेष्ठ साहित्य था और उसके साथ साथ ऐसे साहित्य और कला दोनों की उन्नति बहुत तौर पर बहुनी हुई थी। विक्रमादित्य राजा जो है उन्होंने अपने नाम से, ध्यान से समझना, आपको ये याद भी रखना है कि अपने नाम विक्रम राजा ने, विक्रमादित्य राजा ने, जिनकी तस्वीर भी आप इनमें देखेंगे, विक्रमादित्य राजा ने विक्रम संवत चलाया। विक्रम संवत, जब हम कैलेंडर देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है विक्रम संवत। तो विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन नगरी के राजा जो थे उन्होंने चलाया था। तब से विक्रम संवत के कैलेंडर में हम छपा हुआ उन समय से देखते आ रहे, समझ रहे हैं और गिन रहे हैं। समय से अगर उन्होंने ऐसे सोने के सिक्के, आज हमारे पास जो है लोहे के, धातु के, लेकिन उस समय में, ये काल में, ऐसे 3री सदी में राजा विक्रमादित्य ने सोने के सिक्के व्यवहार में, चलन में चलाए थे। उनसे राज्यकाल का ठीक पता भी हमें इससे चलता है। विक्रमादित्य राजा जो है उसके शासनकाल में जितना वैभव इस देश में था, जितना साहित्य कला की उन्नति प्रगति हुई थी, उतनी कभी भी हुई नहीं थी। इतना सुखी संपन्न वह राजा और राजा की प्रजा उस समय की थी। एक से बढ़कर एक कवि है, साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, इस युग में उत्पन्न भी हुए थे। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार भी थे। संस्कृत भाषा की उन्नति जो है वह भी इस काल में, इस समय में हुई थी। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले, मूर्ख माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य राजा जो है उनके दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। विक्रमादित्य राजा का दरबार है और उस दरबार के जो कवियों थे उन कवियों में सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास थे। कालिदास के अलावा अन्य 8 और कवि भी थे जो ऐसे विक्रमादित्य राजा के दरबार के नवरत्न के रूप में थे। और नवरत्न के रूप में एक कालिदास और अन्य 8 मिलाकर नवरत्न कालिदास के समेत विक्रमादित्य राजा के दरबार के थे। कालिदास ने के बारे में कहा जाता है कि युवान अवस्था तक वह निरक्षर थे, अनपढ़ थे, लेकिन जिस डाल पर वो बैठते उसे वह काटते थे, उसे वह ऐसे डाल पर बैठे हुए लेकिन उसी डाल को आगे से काटते। इतने निरक्षर थे, इतने बुद्धू थे, इतने मूर्ख थे। निरक्षर होने पर भी, अनपढ़ होने पर भी, बुद्धू होने पर भी, मूर्ख होने पर भी, और इतने विद्वान, इतने महान, इतने महाकवि किस तरह बन गए हैं, इनकी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी जो है, जो उनके जीवन की बात है, जीवन गाथा है, उसे हमें आगे समझना है कि किस प्रकार से एक बुद्धू, एक मूर्ख, एक अनपढ़ निरक्षर भी महान कवि,
विद्वान कैसे बन सकता है वह हमारे लिए सीख की बात है, जो हमें आगे समझे। सारदानंद नाम का एक राजा था, उनकी एक गुणवान विद्वान पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। वो बहुत सुंदर थी और रूपवान भी, स्वरूपवान भी सुंदर थी। उनका रूप याद रखें, वह विद्योत्तमा जो है उनका अपना रूप जो है, उनके गुण जो है, उनका ज्ञान जो है, उनकी प्रशंसा आसपास के दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। उसकी प्रशंसाकारी हो रही थी। इतनी बड़ी रूपवान, स्वरूपवान, गुणवान, नामवान यह राजा शारदानंद की बेटी विद्योत्तमा है। वह बात चारों तरफ फैली हुई थी। विद्योत्तमा जो है उसे भी अपना रूप जो है, गुण जो है, ज्ञान जो है, उसका बड़ा घमंड था, अभिमान था। इतना बड़ा रूप किसी के पास सुंदर नहीं है, इतना बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है। वो भी ऐसे बात घमंड की रूपवान विद्योत्तमा को थी। अपने विवाह के संबंध में राजा की बेटी है, इसलिए समझो कि अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी। एक घोषणा कर रखी थी कि जो भी शास्त्रार्थ करेगा, शास्त्र के बारे में विचार विमर्श करेगा, उस और शास्त्र की बातचीत जो हो रही है आमने सामने, उसमें विद्योत्तमा को जो कोई भी हरा देगा उसी के साथ वे अपना विवाह करेंगे। यह बात घोषणा की राजा शारदानंद की बेटी विद्योत्तमा ने कर रखी थी और उनकी वह घोषणा की जानकारी जो है आसपास के देशों में पहुंची। वहां के विद्वान पंडितों सब जो है वह विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आए। लेकिन विद्वान पंडितों जो है विद्योत्तमा की समक्ष, उनकी समय के जो विद्वानों पंडितों हैं उसको बड़ी दुख ग्लानि का एहसास हुआ कि इतनी बड़ी विद्योत्तमा हमारे से भी विद्वान हो गई, जिससे उन्हें ग्लानि हुई, दुख हुआ और उसका बदला लेने के भाव से वह उपाय सोचने लगे कि इनको गिराने के लिए क्या किया जाए। विद्वान पंडितों ने कुछ तरकीब सोची, उपाय सोचने लगे। विद्वान पंडितों ने मिलकर निश्चय किया कि विद्योत्तमा का विवाह कोई मूर्ख व्यक्ति के साथ हम करवा दे, तो इसका घमंड जो है, अभिमान, रूप, गुण, ज्ञान का जो है टूट जाएगा और वह अपने अपमान का बदला भी ले पाएंगे। अतः ऐसे गुण की तलाश में विद्वान पंडितों ने समय निकाला। संयोग हुआ एक दिन एक मूर्ख मिल गया। विद्वान पंडितों ने अपमान न सहन का बदला लेने के भाव से मूर्ख को खोजने लगे। एक युवक मिला मूर्ख। कैसा युवक था वह कि एक पेड़ की डाल पर बैठा था, वही पेड़ की डाली को काट रहा था। पेड़ की डाली है, यहाँ पर बैठा हुआ है और आगे से काट रहा है, तो वह पेड़ की डालियां तो कट जाएगा, तो वह व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, उससे पहले गिर जाएगा। ऐसे मूर्ख मिला। पंडित और विद्वानों को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख और कोई न होगा, इतना बड़ा मूर्ख कहीं नहीं मिलेगा, यह सबसे ज्यादा मूर्ख है। जो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है उसे ही काट रहा है, पेड़ की डाली गिरेगी तो उससे पहले तो वो गिर जाएगा, इतने बड़े मूर्ख कहीं न मिलेगा। इसलिए पंडितों ने उस व्यक्ति को पैर से नीचे उतारा, समझाया, सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करवा देने की बात बताई, लालच दी और अपने साथ चलने के लिए पसंद कर दिया, राजी कर दिया। पंडितों की वह बात मूर्ख युवक को समझ में न आई और वह कुछ नहीं बोला और गूंगा बना रहेगा। ऐसे पंडितों ने उसे समझाया, नहीं तो विवाह नहीं होगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति पंडित विद्वानों की बात में आ गया, चुप रहेगा, कुछ न बोलेगा। स्वरूपवान सुंदर राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो जाएगा। इस लालच में आकर वह तो सज हो गया, तैयार हो गया और फिर मूर्ख युवक इन पंडित विद्वान की बात से खुश हो गया कि मैं मूर्ख हूँ, अज्ञान हूँ और राजकुमारी के साथ मेरी शादी हो जाएगी, इतना बड़ा तो भाग्यशाली कौन हो सकता है। बात में प्रसन्नता आ गई, खुशी आ गई। पंडितों ने बात जो है मूर्ख युवक ने मान ली और उनके द्वारा दिए अच्छे अच्छे कपड़े जो है, पंडितों ने अच्छे कपड़े पहनाए। मूर्ख था, शायद कपड़े गंदे होंगे, इसलिए अच्छे कपड़े पहनाए गए। पंडित ने विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए, शास्त्र के बारे में विचार विमर्श करने
बातचीत करने के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय दिया पंडितों ने और बताया कि हमारे गुरु हैं। कौन? मूर्ख युवक जो है पंडित विद्वानों के गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान है। था कैसा? मूर्ख। लेकिन क्या करना है उसे तो बदला लेना है। मूर्ख युवक को विद्योत्तमा से शादी करवा देना है उसका घमंड उतारने के लिए। इसलिए बताया तो हमारे गुरु है, बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, शास्त्रों की बहुत बड़ी जानकारी इनके पास है। आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन इस दिनों मौन व्रत चल रहा है। मौन व्रत में क्या होता है? चुप रहना, बोलना नहीं, इशारे से, संकेत से अपनी बातचीत करना। चालाकी है, चतुराई है विद्वानों की, मूर्खपन न दिखाने की बात है। इन दिनों मौन व्रत है, इसलिए संकेत से, इशारे से शास्त्रार्थ करेंगे, बोलेंगे नहीं। जो पहले बोल दिया था तो बोलना नहीं है। बताया विद्योत्तमा को पंडित विद्वानों ने। विद्योत्तमा भी बहुत बड़ी ज्ञानी थी। पंडितों की बात छल भरी, कपट भरी बात जो समझ न पाई और शास्त्रार्थ करने के लिए ऐसे तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई। समझना है शास्त्रार्थ कैसे होता है। विद्योत्तमा ने, ज्ञानी विद्योत्तमा, मूर्ख, उसे पता नहीं है मूर्ख है, उसे तो पता है कि ज्ञानी है, विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है। मूर्ख व्यक्ति से विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई। उसका भाव था कहने का ईश्वर एक है। समझना है ध्यान से, फिर से। विद्योत्तमा एक उंगली दिखाई, उसका मतलब विद्योत्तमा के मत से था ईश्वर एक है। किसे दिखाई? युवक। युवक कैसा है? मूर्ख। विद्योत्तमा को पता नहीं है। फिर उस मूर्ख युवक ने समझा कि मूर्ख था, इसलिए क्या समझा? एक अंगुली का मतलब समझा कि एक जो विद्योत्तमा है मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। इसका मतलब एक आंख फोड़ डालने का समझा। तो मूर्ख युवक ने अपनी दो अंगुली दिखाई। दो अंगुलियां दिखाते हुए कहा दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत दिया। तो एक आंख फोड़ डालेगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ डालूंगी, ऐसा संकेत किया। और फिर पंडितों ने इस संकेत का, पंडित तो ज्ञानी थे, ये मूर्ख था, मूर्ख की बात है। पंडित ज्ञानी थे इसलिए उसने संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, अपनी बात सही अर्थ में बताया, उसे छल वाली बात के रूप में बताया कि आपने आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी जो है उसका कहना है कि ईश्वर एक है। एक अंगुली का मतलब आप कहते हैं ईश्वर एक है, तो ईश्वर और जीव दो है। क्या बताया दो मतलब? विद्वानों ने मूर्ख की बात को समझाते हुए विद्योत्तमा को ईश्वर एक है, दो अंगुली का मतलब ईश्वर और जीव दो है। ऐसे अर्थ में पंडितों ने, विद्वानों ने विद्योत्तमा को समझाया। तो इस प्रकार से शास्त्रार्थ की शुरुआत हुई। शास्त्रार्थ में पहली बात एक ईश्वर है, समझा। एक अंगुली का मतलब एक आंख फोड़ देने का। मूर्ख ने दो अंगुली बताई, दो आंखें फोड़ डालूंगा, समझाया विद्वानों ने, पंडितों ने। ईश्वर और जीव दो है, ऐसा हमारे गुरु का कहना है। और इस प्रकार से शास्त्रार्थ आगे बढ़ा। जो आगे की बात है शास्त्रार्थ की, आगे हम अगले क्लास में समझेंगे। थैंक यू।